एक बहुत रिच कंट्री, रिच न सिर्फ धन दौलत में, रिच इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे बात कल्चर की हो या बात हो नॉलेज की, सब तरह से समृद्धशाली देश भारत, जिसको ब्रिटिश ने 200 साल तक रूल किया। न सिर्फ रूल किया बल्कि 200 साल तक लूटा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। अब भारत एक आज़ाद देश बन चुका था, पर अब भारत के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि 200 साल तक ब्रिटिश इसे दीमक की तरह खाते रहे। उस समय एक एवरेज इंडियन 40 साल तक ही अपनी ज़िंदगी की उम्मीद करता था, जिस समय की एवरेज इनकम थी कोई 250 रुपये, जो कि आज बढ़ के 500 गुनी ज़्यादा हो चुकी है 1950 की पर कैपिटा इनकम से। इन 72 सालों में कैसे भारत ने एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाई, जो कि वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कैसे एक डेमोक्रेटिक देश बना जिसके पास अपनी स्पेस एजेंसी इसरो से लेके न्यूक्लियर पावर सब कुछ है, जानते हैं आगे इस वीडियो में। कॉलोनियल रूल कंट्रीज ने इंडिया को बिल्कुल डी इंडस्ट्रियलाइज करके रख दिया था। उस जमाने में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें विदेशों से इंपोर्ट होकर आती थीं, जो आज के टाइम में इंसान की रोज़मर्रा वाली चीज़ें हैं, उस समय वो चीज़ें लग्जरी में काउंट करी जाती थी। एसेंशियल चीज़ें आज के दौर में बहुत अफोर्डेबल हैं 1950 के मुकाबले में, लेकिन तब के मुकाबले में अब एक चीज़ है जो अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है, वो है रियल एस्टेट, और उसका ऑब्वियस रीजन पॉपुलेशन है। तो ऐसे ही एक नेट डाल लेते हैं एसेंशियल चीज़ों पे और उनकी कीमतों पे, और एनुअल एवरेज इनकम के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे चीज़ों को अफोर्ड करना कितना आसान हुआ है आज़ादी के बाद के इन सालों में। अगर बात करी जाए पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम 1950 में थी 265 रुपये मात्र, और आज 2022 में ये है 1,50,326 रुपये। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि पर कैपिटा इनकम इन सालों में 500 गुनी ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की, तो कोलाबा में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत थी 7,000 रुपये 1950 में। उसे खरीदने के लिए एक आम नागरिक को लगते थे 25 साल, जहां उसकी कीमत आज है 3.5 करोड़ रुपए। तो अगर एक आम नागरिक 3.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने की सोचता है, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आज उसको लग जाएंगे कम से कम 100 साल। उस टाइम पे एक एंट्री लेवल कार मॉरिस माइनर इकोनॉमी कार आती थी, जिसकी कीमत थी 7,775 रुपये, जिसे लेने के लिए उस समय के आम भारतीय को लग जाते 28 साल। जबकि आज वहीं एक एंट्री लेवल कार की बात आती है, तो वो आ जाती है कोई 5 से 7 लाख के बीच, जिसे लेने के लिए चाहिए 3.5 से कोई 4 साल। जैसे उस टाइम रेफ्रिजरेटर था 1,600 रुपये का, जिसे लेने के लिए लगते थे 5 साल, जबकि आज उसी चीज़ को लेने के लिए 20 दिन भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। उस टाइम की और आज की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, पर चीज़ें अफोर्डेबल हैं आज उस समय की तुलना में काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट है, एग्जाम्पल के लिए 90s में आस पड़ोस में एक आधा ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, जिस पर सब मैच देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन आज टीवी उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। लेकिन हर किसी के यहाँ पे बहुत अच्छा टीवी मिल जाना एक बहुत कॉमन सी बात है। सो मैंने वीडियो में अभी तक बताया था कि कार लेना कितना बड़ा टास्क हो जाता था एक आम इंडियन के लिए, तो वो ट्रैवल कैसे करते होंगे, पैदल, घोड़ा गाड़ी या साइकिल। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए ये सब चीज़ें यूज नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता दूं, 1950 में रेलवेज मेन साधन था ट्रैवलिंग का। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए 90% ऑफ द इंडियंस भारतीय रेलवेज पर निर्भर करते थे। आज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादातर लोग हाईवेज या एयरलाइंस प्रेफर करते हैं। जो आज एक एयरलाइन टिकट की कीमत है, उतने में उस टाइम में ऑलमोस्ट एक कार आ जाती थी। 1950 में नेशनल हाईवेज थे 20,000 किलोमीटर, जो आज फैल के हो चुके हैं 1,26,000 किलोमीटर तक अपने इंडिया में। 30 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स की संख्या आज बढ़ के 30 करोड़ तक पहुंच गई है, और 1995 से 1996 के बीच 37 मिलियन फ्लाइट्स थे। वहीं अभी 2018 से 2019 के बीच में 345 मिलियन लोग प्लेन से यात्रा कर चुके हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि 1947 में हमको आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन ये आज़ादी अपने साथ में बहुत सारे हर्डल्स यानी परेशानियां भी लेके आई थी, जिसमें सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी देश में भुखमरी और अकाल के हालात पैदा हो जाना। लोगों के खाने के लिए जब सफिशिएंट व्हीट और राइस नहीं थे, तो उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लोगों को स्वीट पोटैटो यानी शकलकंद और व्हीट के साथ मिला के रोटी बनाने का एक नुस्खा दिया था। बेसिकली ये नुस्खा था कम अनाज यूज़ करने का। हालांकि पीएम के मन में भी इस बात की कहीं ना कहीं गिलानी थी कि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देश के इन हालातों के बीच ब्रिटिश ऑफिशियल्स का तंज था कि भारत को एक अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है और वो अपनी आज़ादी डिनाई कर दें। हालांकि उस समय जो आक्रोश और देश के लिए भावनाएं थीं, उनको देखते हुए लोगों ने ब्रिटिश पर पलटवार किया और इस हालात की जिम्मेवार उनका देश के लूट के ले जाने को बताया।
लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज़ादी के बाद ऐसा हो क्यों रहा था। तो मैं आपको बता दूं, जब भारत ब्रिटिश रूल के अंदर आता था तब 1943 में भारत के वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बुरी तरह भुखमरी फैली थी और अकाल पड़ गया था। लगभग 30 लाख लोगों ने इस अकाल में अपनी जान गंवाई थी। ये समय था वर्ल्ड वॉर 2 का और अकाल का कारण था अनाज का उत्पादन यानी प्रोडक्शन घट जाना, जबकि बंगाल से लगातार अनाज उगाया जा रहा था। तो इसके ऊपर कुछ बुक्स में साफ लिखा हुआ है कि उस टाइम के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने जानबूझ के ऐसा किया था क्योंकि जापान ने बर्मा पे कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 में और अब वहां से चावल का इंपोर्ट रुक गया था, जिसके बाद चर्चिल ने अपने सैनिकों के लिए बंगाल से पैदा होने वाला अनाज व चावल जमा कर लिया था, क्योंकि अगर आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन फेस होती है कि उनको खाने की आपूर्ति होती है तो वो अपने सैनिकों के लिए पहले से ही ये सब स्टोर करने लग गया। हालांकि उसे परवाह नहीं थी कि इंडिया में लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये मेन रीज़न बताया जाता है उस टाइम बंगाल में आने वाले अकाल का। लेकिन वापस आते हैं तो 1947 में आज़ादी के बाद भी जब भारत के हालात बेकार थे तो भारतीय पीएम नेहरू जी ने बड़े विकसित देशों से अच्छी फसल की पैदावार के बारे में बात करी। तो चाइना और रसिया ने तरीका दिया कलेक्टिव फार्मिंग का। हालांकि कलेक्टिव फार्मिंग चाइना और रसिया में ऑलरेडी फेल हो चुकी थी, लेकिन बस प्रोपेगेंडा के चलते हुए इंडिया को वो सब चीज़ें बता दी गई जो कि ऑब्वियसली इंडिया में भी एक बड़ा फेलियर साबित हुई। रिजल्टिंग इंडिया में हालात और ज़्यादा बिगड़ चुके थे। लेकिन हालातों को सुधारने की कसमकस के बीच में आया एक अगला कदम जो कि था ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, जिसके बाद भारत में अनाज व चावल की खेती बहुत अच्छी और बढ़िया होने लगी, जिसके चलते कुछ समय बाद हालातों में सुधार नजर आने लगे और भारत भुखमरी जैसे बुरे हालातों से उभर के ऊपर आ चुका था। जिसके बाद के मार्केट इंटरवेंशन हुआ और फसलों के अच्छे दाम दिए गए और किसानों को मजबूत कर दिया गया। भारत आज अनाज का एक बड़ा एक्सपोर्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज खाने के प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी में बहुत मैसिव जंप है। अगर बात करी जाए नेट एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स की तो 1951 में था -4.1, जिसके बाद 1961 में -3.5 और ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता गया, जो कि 1991 में जाके 0.1% हुआ, 2011 में 2.9 और ये 2020 में 5.9 तक पहुंच गया। फूड ग्रेन्स के अलावा भारत आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स और भी बहुत सारे आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, लाइक CEOs to another big companies. So yeah, that's it for today's video. If you find this interesting और आपको कुछ सीखने को मिला तो please do show love by liking the video और subscribing the channel। और आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर, do let me know in the comment box. Peace out.